ये बेटा हमारे पास सेक्शन 18 का ये सबसेक्शन 3 है बेटा, वेयर देयर इज अ change in the constitution of a registered person on account of sale, merger, demerger, amalgamation, lease या transfer of business with a specific provision for transfer of liability। business transfer हो रहा है और business के साथ associated सभी rights and liabilities जो हैं वो भी transfer हो रही है। then the said registered person shall be allowed to transfer the ITC which remains unutilized in the electronic credit ledger to such sold, merged, demerged, amalgamated, leased or transferred business in such manner as may be prescribed। पहले तो इसकी एक रफ रीडिंग करते हैं, फिर इसमें अच्छी अच्छी डीप बातें करेंगे। ठीक है, चार्ट वही बेटा बिल्कुल जो वहाँ समझा के लाया हूँ वो एज इट इज़ रखा हुआ है। तो मिस्टर ए हैं, उन्होंने मिस्टर बी को बिजनेस बेचा है। सबसे पहले इस सेल ऑफ बिजनेस का जीएसटी एग्जेम्प्ट है। जिसने खरीदा है वो अपने आप को इमीडिएटली ट्रांसफ़र के साथ ही रजिस्ट्रेशन कराएगा। अब बेचने वाला व्यक्ति अपने ई क्रेडिट लेजर में जो अनयूटिलाइज क्रेडिट पड़ा हुआ है उसको इस खरीदने वाले व्यक्ति के ई क्रेडिट लेजर में ट्रांसफ़र करवाएगा। दिस इज 18 सबसेक्शन 3 वेयर देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस with the specific provision for the transfer of liabilities, then the said registered person who is making the transfer shall be allowed to transfer the ITC which remains unutilized in his e-credit ledger। वो इसको ट्रांसफर कर सकता है to such transferred business in such manner as may be prescribed। और वो prescribed कौन सा है? रूल 41। मैंने यही लिखा हुआ है बेटा, डायग्राम में याद रखने में आसानी हो जाएगी। और रूल 41 वो नेक्स्ट पेज पर है, वो सिंपली ये कहता है डिक्लेरेशन डालो इस फॉर्म में, साथ में सीए सर्टिफिकेशन भी देना होगा। सो सीए सर्टिफिकेशन किस बात का? सीए बेटा बेसिकली सर्टिफाई करेगा कि हाँ ये अनयूटिलाइज क्रेडिट है, एंड दूसरा बिजनेस हमने जो ट्रांसफर किया है वो एज अ गोइंग कंसर्न किया है, मतलब विद ऑल एसोसिएटेड राइट्स एंड लायबिलिटीज हमने सामने वाले को दिया है। सीए इस बात को सर्टिफाई करेगा। फिर ये पोर्टल जो होगी वो इस न्यूली रजिस्टर्ड पर्सन को कम्युनिकेट करेगी इस डिक्लेरेशन के बारे में, और वो जब इसे एक्सेप्ट कर लेगा तो यहां से क्रेडिट उठ करके इस ई क्रेडिट लेजर में चला जाएगा। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? ठीक है, मैं सब कुछ डिटेल में कराऊंगा, आप टेंशन ना लीजिएगा, बहुत डिटेल्स में करने वाले हैं। अच्छा, अब एक बात और सुनो, एक बात और सुनो। अब ये मिस्टर बी रजिस्टर्ड हो गया, आगे फ्यूचर में बिजनेस अब कौन करेगा? मिस्टर बी। तो बेटा मिस्टर बी जब आगे बिजनेस करेगा तो क्या फ्यूचर में ये टाइम टू टाइम क्या कुछ चीजें खरीदेगा? हाँ जी, फ्यूचर में टाइम टू टाइम ये गुड्स खरीद के लाएगा, सर्विसेज खरीद के लाएगा। क्या उनके क्रेडिट ये नॉर्मल तरीके से बुक करेगा? यस बेटा, फ्यूचर में जब ये बिजनेस कैरी ऑन करेगा तो अब जब फ्यूचर में कोई चीजें खरीदेगा उसके क्रेडिट बुक करेगा, तो वो क्रेडिट सेक्शन 16 एंड 17 के प्रोविजन से चलेंगे। सेक्शन 18 किसका है? स्पेशल क्रेडिट। इसके पास वो क्रेडिट ट्रांसफर हुआ है जो इसने परचेज नहीं किया था, किसी और की परचेज थी, पर इसने क्योंकि बिजनेस में वो ले लिया है तो वो क्रेडिट इसके पास ट्रांसफर हुआ। दिस इज स्पेशल क्रेडिट। आगे जब ये अपने नाम से बिजनेस करेगा और खुद से चीजें खरीदेगा तो उनका क्रेडिट ये रूटीन कोर्स में बुक करेगा, और उस क्रेडिट को बुक करने के लिए सेक्शन 16 और 17 के प्रोविजंस को देखेगा। आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। दैट्स वंडरफुल। एम आई क्लियर? अच्छा, अब सुनिएगा। अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये तो केस था जब ए ने बी को बिजनेस बेचा है एज अ गोइंग कंसर्न, टीओजीसी। क्या होगा अगर ए मर गया और उसके बेटे ने बिजनेस को सक्सीड इनटू किया? तो क्या अब ए का क्रेडिट उसके बेटे को क्या नहीं मिलना चाहिए या मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। अब वो बिजनेस उसका बेटा एज सच कंटिन्यू कर रहा है तो डेफिनेटली, क्योंकि बिजनेस अभी भी कंटिन्यूड है, तो वो पैसा जो है, वो क्रेडिट जो है, वो उसके बेटे को ट्रांसफर होना चाहिए। अब लेकिन मैं आपको बताऊं, सेक्शन 18(3) में एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही थी। छोटी सी प्रॉब्लम क्या आ रही थी? इन्होंने यहां पर जो वर्ड यूज कर रखा था वो इन्होंने कर रखा था कि कोई सेल हुआ हो, मर्जर हुआ हो, डीमर्जर हुआ हो, अमलगमेशन हुआ हो या लीज हुआ हो। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, या फिर हुआ हो ट्रांसफर ऑफ बिजनेस। अब बेटा
अगर एक्स मर गया तो उसके बेटे के पास बिजनेस ट्रांसफर्ड हुआ है या बिजनेस में सक्सेशन हुआ है? सर वैसे अगर प्रिसाइजली बात करोगे तो लीगल हेयर आर सक्सीडेड इनटू द बिजनेस। ट्रांसफर तो हम तब बोलते हैं जब कोई ट्रांसफर हो, जो ट्रांसफरी को ट्रांसफर कर रहा हो। इसमें बेटा इशू आ रहे थे क्योंकि यहाँ वर्ड लिखा हुआ था ट्रांसफर ऑफ बिजनेस। अगर इसमें यहाँ साथ में लिखा हुआ होता ना वेदर ऑन अकाउंट ऑफ सक्सेशन और अदरवाइज तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट क्योंकि यहाँ नहीं लिखा हुआ था तो कुछ लोग इस पर डाउट कर रहे थे कि सर सक्सेशन के केस में 18(3) विल नॉट बी एप्लीकेबल। अब ये इलॉजिकल था, क्यों? जब बिजनेस कॉन्टिन्यूड है तो सक्सेसर को भी वो क्रेडिट ट्रांसफ़र अलाउड होने चाहिए। तो सीबीआईसी ने क्लैरिफिकेशन इशू करी और उसने बोला जी यहाँ ये जो वर्ड ट्रांसफ़र लिखा हुआ है ना, इस ट्रांसफ़र की अंडरस्टैंडिंग आप वाइडर सेंस में लेंगे वेदर ऑन अकाउंट ऑफ सक्सेशन और अदरवाइज। इसको आप इसी सेंस में जो होगा वो अप्लाई करेंगे, मतलब कि इसमें सक्सेशन का केस भी आप कवर करेंगे। उन्होंने बोला लॉ ने लिखा नहीं हुआ बट स्पिरिट वाइज इसमें सक्सेशन भी कवर रहेगा। नीचे सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन आई। एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 18(3) एंड रूल 41। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस और ऑनरशिप वर्ड जो ऊपर यूज है वो इंक्लूड करेगा ट्रांसफर ड्यू टू डेथ, मतलब सक्सेशन वाला केस भी जो होगा वो कवर करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने कहा डेथ ऑफ सोल प्रोप्राइटर। अगर किसी सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है तो फिर जीएसटी फॉर्मेलिटीज़ किस तरीके से कंप्लाई की जाएंगी। मेन पॉइंट्स बोलूँगा बेटा आपको। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन अकाउंट ऑफ डेथ ऑफ प्रोप्राइटर। उस कैंसिलेशन को कौन कराएगा? ऑब्वियस सी बात है लीगल एयर्स जो होंगे वो कैंसिलेशन का प्रोसीजर जो है वो फॉलो करेंगे। कैंसिलेशन का प्रोसीजर सेक्शन 29 में है और बेटा 29(1) ने क्लियर कट लिख रखा है कि लीगल हेयर जो है वो अपने डिसीज फादर के बेसिस पर कैंसिलेशन का प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। 29(1) स्पेसिफिकली अलाउ करता है। फिर उसके बाद बात आई ट्रांसफर ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड लायबिलिटी। तो उन्होंने बोला जी 18(3) में हम स्पेसिफिकली आपको बोल रहे हैं ट्रांसफ़र के केस में डेथ वाले केसेस भी जो होंगे वो ट्रांसफ़र किए जाएंगे। इन केस ऑफ डेथ ऑफ सोल प्रोप्राइटर इफ द बिजनेस इज continued by any person being transferee or successor it shall be considered transfer of business। अब क्रेडिट कैसे ट्रांसफर होगा? तो उन्होंने बोला ट्रांसफरी सक्सेसर जो भी पर्सन है वो ITC 02 फाइल करेगा फादर के बिहाफ पर in respect of registration which is required to be cancelled on account of death of sole proprietor। पिता की जिम्मेवारी भी वही निभाएगा और जो उसकी खुद की जिम्मेवारी है वो भी खुद निभाएगा। तो वो कह रहे हैं ये अपने जो डिसीज्ड फादर हैं उनके बिहाफ पर ITC 02 फाइल करेगा। ठीक है जी, और वो कह रहे हैं ये ITC 02 इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड बिफोर फाइलिंग द एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ सच रजिस्ट्रेशन। पिताजी का रजिस्ट्रेशन कराने से पहले ITC 02 फाइल करना और अपने नाम पर क्रेडिट ट्रांसफर करा लेना। Upon acceptance by the transferee or successor, the unutilized ITC specified in this form shall be credited to his e-credit ledger। तो कोई बड़ी बात नहीं कही, बड़ी लॉजिकल बात उन्होंने कह दी है। बिजनेस बेचोगे तो सामने वाले को ट्रांसफर कर देना खुद से। आपकी डेथ हो गई है तो लीगल हेयर उस बिजनेस को अगर आगे कंटिन्यू कर रहा है तो वो खुद ही आपका क्रेडिट अपने नाम पर ट्रांसफर करवा सकता है। एक बात क्लियर है? चलिए अब इसके अलावा जो 18(3) में इस अटेम्प्ट में क्वेश्चन आ सकता है जिस पर मैं चाहता हूं कि आप स्पेशल अटेंशन ले और अलर्ट हो जाएं, तो जरा सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। अब 18(3) कहता है कि थोड़े स्पेशल वर्ड समझाऊंगा बेटा, ये मैंने आज से पहले कभी किसी लेक्चर में नहीं बताया, आपको स्पेशल बता रहा हूं। 18(3) की लैंग्वेज कहती है व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, जब वो ये लाइन कहते हैं ना चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, जब वो ये लाइन कहते हैं चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, तो चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन से यह मतलब है बेटा लीगल कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है और उसका लीगल कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो चेंज हो रहा है, लीगल कॉन्स्टिट्यूशन
लीगल कॉन्स्टिट्यूशन वो चेंज हो रहा है, किस वजह से चेंज हो रहा है कि सेल हो गया है, मर्जर हो गया है, डीमर्जर हो गया है, अमलगमेशन हो गया है, या फिर लीज हो गया। लीज को भी अंडरलाइन कर लेना। मैं जैसे आपको सिचुएशन सामने दिखा रहा हूं, जरा सुनिएगा। और बड़ी सिंपल सी सिचुएशन है। ए लिमिटेड रजिस्टर्ड पर्सन है, बी लिमिटेड रजिस्टर्ड पर्सन है, और अमलगमेशन से एक नई कंपनी बनाई गई। सॉरी, ए लिमिटेड रजिस्टर्ड पर्सन है, बी लिमिटेड रजिस्टर्ड पर्सन है, और बी लिमिटेड को ए लिमिटेड में अमलगमेट कर दिया गया है। तो आप मुझे बताओ, ये जो बी लिमिटेड ए लिमिटेड में अमलगमेट हो रही है, बी लिमिटेड ये जो ए लिमिटेड में अमलगमेट हो रही है, क्या इस अमलगमेशन से बी लिमिटेड का लीगल कॉन्स्टिट्यूशन अब चेंज हो गया है? हाँ, क्योंकि पहले बी लिमिटेड अपने नाम से रजिस्टर्ड थी, अब वो अपने नाम से रजिस्टर्ड नहीं रहेगी, वो ए लिमिटेड में मर्ज हो गई है। तो अब जो रजिस्ट्रेशन है वो सिर्फ किसका चल रहा है? ए लिमिटेड का। तो बी लिमिटेड का लीगल कॉन्स्टिट्यूशन अब चेंज हो गया है। अब बेटा बड़ी सिंपल सी बात है, बी लिमिटेड क्योंकि अब वहाँ अमलगमेट हो गई है, तो ये एज अ रजिस्टर्ड पर्सन अब एग्जिस्ट नहीं करेंगी, ये डी रजिस्टर्ड होंगी, और ए लिमिटेड जो अमलगमेशन में चली गई है वहाँ पर चली जाएंगी। और बेटा बी लिमिटेड के पास अगर कोई अनयूटिलाइज आईटीसी पड़ा होगा तो वो सेक्शन 18(3) रेड विद रूल 41 के प्रोसीजर से जो होगा वो ए लिमिटेड के पास जो होगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। अच्छा, अगर ए लिमिटेड और बी लिमिटेड नाम की दो कंपनी जो कि दोनों ही जीएसटी में रजिस्टर्ड है, अगर ये मर्ज होकर के सी लिमिटेड नाम की कंपनी बना लेते हैं, तो अगेन बेटा दोनों कंपनीज का लीगल कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है, क्योंकि अब वो एग्जिस्टेंस में नहीं रहेगी और सी लिमिटेड नाम की फ्रेश कंपनी जो होगी वो एग्जिस्टेंस में आएगी। और अगेन प्लीज ध्यान में रखिएगा, अब ये जो सी लिमिटेड नाम की न्यू एंटिटी है ये रजिस्टर्ड होगी, अपने पैन नंबर से जीएसटी रजिस्ट्रेशन इनको मिलेगा, और ए लिमिटेड का आईटीसी सी को ट्रांसफ़र हो जाएगा, एज वेल एज बी लिमिटेड का आईटीसी ट्रांसफ़र हो जाएगा। ए लिमिटेड अपने आईटीसी ट्रांसफ़र के लिए सेक्शन 18(3) प्लस रूल 41 फॉलो करेगी, एंड बी लिमिटेड अपने आईटीसी के ट्रांसफ़र के लिए सेक्शन 18(3) प्लस रूल 41 फॉलो करेगी। वेल डन। फिर सुनिएगा नाम ध्यान से। तीसरा केस, रजिस्टर्ड पर्सन है ए लिमिटेड और इसका डीमर्जर हुआ। अब ए लिमिटेड दो बिजनेस करती थी, उसमें से एक बिजनेस इन्होंने पूरे का पूरा एज अ गोइंग कंसर्न जो है वो डी लिमिटेड को जो है वो सोल्ड आउट कर दिया है। ए लिमिटेड दो बिजनेस करती थी, एक बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न जो है वो उन्होंने डी लिमिटेड को जो है वो बेच दिया है। और प्लीज ध्यान में रखिएगा, जब हम बात करते हैं ना बिजनेस बेचा, तो बिजनेस बेचने का मतलब ये नहीं होता कि पूरी कंपनी ही बेचनी पड़ेगी। ए लिमिटेड अपना एक इंडिपेंडेंट बिजनेस जो है ऑपरेशन वो डी लिमिटेड को बेच रहा है, इस काम को आप कहते हैं डीमर्जर। और यहाँ मुझे मजा आ जाएगा अगर आपने बता दिया। अब बेटा ए लिमिटेड भी रजिस्टर्ड है, उसने से पार्ट ऑफ द बिजनेस जो है वो बेचा है, उसने से पार्ट ऑफ द बिजनेस जो है वो बेचा है, और उस बिजनेस को उन्होंने साइड करके बेसिकली एक डी लिमिटेड एंटिटी फॉर्म कर दी है। तो डी लिमिटेड जो अब इस बिजनेस को कैरी ऑन करेगी, क्या वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेके कैरी ऑन करेगी? ऑब्वियस सी बात है। अब मुझे बताओ, क्या ए लिमिटेड अपने आईटीसी क्या डी लिमिटेड को ट्रांसफर कर देगी? अब यहाँ थोड़ी सोचने वाली बात है। ऊपर वाले केस में क्या हो रहा था, बी लिमिटेड गायब हो रही थी तो उसके आईटीसी हमने ए को दे दिए। दूसरे केस में ए और बी दोनों बंद हो रही थी, आईटीसी कहां दे दिए? सी को। इस वाले केस में क्या हो रहा है बेटा, ए लिमिटेड भी चलेगी और डी लिमिटेड भी चलेगी। ए लिमिटेड अब एक बिजनेस को चलाएगी, डी लिमिटेड दूसरे को चलाएगी। तो बेटा ए लिमिटेड क्या अपने आईटीसी उधर ट्रांसफर कर देगी? ए लिमिटेड को आईटीसी नहीं चाहिए या चाहिए? तो प्लीज ध्यान में रखिएगा, इस केस में ए लिमिटेड अगर डी लिमिटेड में आईटीसी ट्रांसफर करेगी तो वो आईटीसी सारे ट्रांसफर नहीं होंगे, वो प्रो राटा ट्रांसफर होंगे। रूल 41 कहता है अब इस केस में जो आईटीसी ट्रांसफर होंगे वो सारे ट्रांसफर नहीं होंगे, वो प्रो राटा ट्रांसफर होंगे। सर प्रो राटा किस बेस पर किए जाएंगे? वो बोलेंगे जी कितनी असेट्स आपने इसको ट्रांसफर करी है, असेट्स की वैल्यू वो यूज की जाएगी और उसके बेस पर प्रो राटा ट्रांसफर जो होगा वो किया जाएगा। असेट्स की वैल्यू वो यूज की जाएगी। जैसे मान लीजिए ए लिमिटेड के पास टोटल 100 करोड़ की वैल्यू के असेट थे, उसमें से लेट्स सपोज जो बिजनेस उसने ट्रांसफर किया उसके साथ 40 करोड़ की वैल्यू के असेट उधर चले गए,
तो 100 करोड़ के टोटल एसेट्स में से 40 करोड़ अगर उधर गए हैं तो आईटीसी भी 40% ही डी लिमिटेड को जो होगा वो ट्रांसफर किया जाएगा। दिस इज व्हाट हैज बीन रिटन इन रूल 41। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टूड। अच्छा, रूल 41 ने यहां पर एक खास बात ये बोली है कि आपकी जो असेट थी 100 करोड़ की, जिसमें से आपने 40 करोड़ ट्रांसफर किए हैं, हो सकता है आपकी असेट्स में कुछ असेट्स ऐसी भी हों जिसके आपने आईटीसी लिए ना हो, जो कि किसी वजह से ब्लॉक्ड हो। तो वो कह रहे हैं कि आपकी जो असेट्स थी ना, आपकी हर तरीके की असेट देखी जाएगी। जब रेशो निकाली जाएगी ना कि कितना ट्रांसफर करना है, तो उसमें ये नहीं देखा जाएगा आईटीसी वाली असेट कौन सी है और विदाउट आईटीसी वाली कौन सी है। टोटल असेट्स, वेदर आईटीसी वाज अवेल्ड और नॉट अवेल्ड, टोटल असेट्स कितनी थी, उसमें से कितनी ट्रांसफर हुई है, उस रेशो के बेसिस पर आईटीसी जो है वो ट्रांसफर जो है वो किया जाएगा। रूल 41 में बेटा ये लिखा हुआ है। यहां तक बात समझ आती है? एक बार के लिए रूल 41 पढ़वा देता हूं, आइएगा नेक्स्ट पेज पर। रूल 41 पॉइंट नंबर 1, टाइटल क्या दे रहे हैं? ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट ऑन सेल, मर्जर, अमलगमेशन, लीज और ट्रांसफर ऑफ बिजनेस। अ रजिस्टर्ड पर्सन इन द इवेंट ऑफ सेल, मर्जर, डिमर्जर, अमलगमेशन, लीज और ट्रांसफर और चेंज इन ऑनरशिप ऑफ बिजनेस फॉर एनी रीजन। ठीक है, क्या हो रहा है? सेल हो रहा है, मर्जर हो रहा है, डिमर्जर हो रहा है, अमलगमेशन हो रहा है, लीज हो रहा है, या ट्रांसफर या चेंज इन ऑनरशिप हो रही है किसी भी वजह से। वाइडर कर दिया, ट्रांसफर और चेंज इन ऑनरशिप ऑफ बिजनेस हो रही है किसी भी वजह से। तो करना क्या है? फर्निश्ड डिटेल्स करनी है। किस चीज़ की? सेल, मर्जर, डिमर्जर, अमलगमेशन, लीज और ट्रांसफर ऑफ बिजनेस की। किस फॉर्म में? ITC 02 की फॉर्म में। कैसे करनी है? इलेक्ट्रॉनिकली पोर्टल पर, अलॉन्ग विद, और उस डिक्लेरेशन में रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑफ अनयूटिलाइज ITC लाइंग इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर टू द ट्रांसफरी, कि मैं उधर ट्रांसफर करना चाहता हूँ। डीमर्जर के केस में प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ डीमर्जर आप भी चालू हैं और ये नई एंटिटी खड़ी हो गई तो सारा नहीं ट्रांसफर करोगे, तो इन केस ऑफ डीमर्जर ITC शैल बी अपोर्शन इन द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ असेट्स ऑफ द न्यू यूनिट्स एज स्पेसिफाइड इन द डीमर्जर स्कीम। एम आई क्लियर? और वैल्यू ऑफ असेट्स का क्या मतलब होगा? एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज ऑफ दिस सब रूल इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट वैल्यू ऑफ असेट्स मीन्स द वैल्यू ऑफ एंटायर असेट्स ऑफ द बिजनेस वेदर और नॉट ITC हैज बीन अवेल्ड देयर ऑन और नॉट। इंपॉर्टेंट है, इस पे आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकता है। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट, आप डिक्लेरेशन डाल दोगे, द ट्रांसफरर शैल ऑल्सो सबमिट अ कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट इशूड बाय प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट। आपको पता है, मैं आपको हमेशा समरी में बोलूंगा CA सर्टिफिकेशन की जरूरत है, और आप CA सर्टिफिकेशन का मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट भी समझेंगे और कॉस्ट अकाउंटेंट भी समझेंगे। तो एक इनसे भी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, वो सर्टिफिकेट जो कि सर्टिफाई कर रहा हो दैट ये सेल, मर्जर, डिमर्जर, अमलगमेशन, लीज और ट्रांसफर ऑफ बिजनेस हैज बीन डन विद अ स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटी, कि हमने ये जो कुछ भी किया है इसमें सिर्फ राइट्स नहीं, राइट्स के साथ लायबिलिटीज वगैरह सब जो है वो उसको ट्रांसफर कर दी है, ये एज अ गोइंग कंसर्न हमने बेसिकली ट्रांसफर किया है। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट, ट्रांसफरी, आपने ये डिक्लेरेशन डाल दी विद CA सर्टिफिकेशन। अब जो ट्रांसफरी होगा, ही शैल ऑन द कॉमन पोर्टल एक्सेप्ट द डिटेल, पोर्टल उसको कम्युनिकेट करेगी और वो इसको एक्सेप्ट करेगा, एंड अपॉन सच एक्सेप्टेंस द अनयूटिलाइज ITC जो कि इस डिक्लेरेशन में लिखा है शैल बी क्रेडिटेड टू हिज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। मजा आ गया सर, बढ़िया। 4, द इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स सो ट्रांसफर्ड शैल बी ड्यूली अकाउंटेड फॉर बाय द ट्रांसफरी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। और ये जो बिजनेस उधर गया है, उस बिजनेस में जो भी इनपुट्स और कैपिटल गुड्स उस ट्रांसफरी के पास गई हैं, ट्रांसफरी उस इनपुट्स और कैपिटल गुड्स को अपनी बुक्स में प्रॉपर जो होगा वो अकाउंट फॉर कर लेगा। रूल 41 क्लियर है क्या सबको? अच्छा, अब सुनिएगा, अब इस रूल 41 में एक नई क्लैरिफिकेशन आई है। अब इस रूल 41 में एक नई क्लैरिफिकेशन जो है वो आई है। नीचे ये बिल्कुल लेटेस्ट है बेटा, 2020 की बिल्कुल नई क्लैरिफिकेशन है। 2020 की ये बिल्कुल जो है वो नई लेटेस्ट क्लैरिफिकेशन है
जिसको हम पढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपके एग्जाम में इस बार जो है वो पक्के तौर से जो है वो पूछी जा सकती है, पक्के तौर से पूछी जा सकती है। तो सुनिएगा, क्लैरिफिकेशन बड़ी लंबी चौड़ी है, मैंने इसे इस डायग्राम की फॉर्म में समराइज किया है। आप इस चार्ट को अगर कर लेंगे तो क्लैरिफिकेशन पूरी आपको समझ आएगी, कहीं दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा बस अटेंशन रखना। अब क्लैरिफिकेशन कहती है, मान लो ए लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड पर्सन है और डीमर्जर हो रहा है, डीमर्ज होकर के ए लिमिटेड में से एक नई एंटिटी बन रही है बी लिमिटेड। और अब ये जो डीमर्ज एंटिटी है इसको हमने असेट्स ट्रांसफर करी है, थोड़ा ध्यान देना बेटा डायग्राम के ऊपर, इसको हमने असेट्स ट्रांसफर करी है, 70% ऑफ द असेट्स जो है वो हमने इसे ट्रांसफर कर दी है। ठीक है, इस एंटिटी ने अपनी 70% ऑफ द असेट जो है वो बी लिमिटेड के पास ट्रांसफर कर दी है। तो जैसा कि हमने अभी तक सीखा कि डीमर्जर अगर होता है तो आप आईटीसी डीमर्ज एंटिटी के पास जो ट्रांसफर करोगे वो करोगे इन द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ असेट, इन द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ असेट। तो वो रेशियो मैंने आपको दी है 70%। ठीक है, अब कुछ टेक्निकल क्वेश्चन समझना। टेक्निकल क्वेश्चन, ए लिमिटेड को बी लिमिटेड के पास डीमर्ज एंटिटी के पास आईटीसी अगर ट्रांसफर करना है तो सेक्शन 18(3) रूल 41 ने बोला था डिक्लेरेशन डालो अलोंग विद द सर्टिफिकेशन, और जो आईटीसी आपका ट्रांसफर होगा वो होगा इन द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ असेट्स ट्रांसफर। तो अब बेटा ये जो आपको ट्रांसफर करना है उसको आप कैसे निकालेंगे? आप देखेंगे आईटीसी अनयूटिलाइज कितना है, मल्टीप्लाई करेंगे आपने कितनी असेट ट्रांसफर करी है डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू ऑफ असेट्स। बड़ी इंप्लाइड सी बात है। और जैसा कि मैं समझा चुका, असेट्स में आप ये नहीं देखेंगे आईटीसी अवेल्ड असेट है या नॉट आईटीसी अवेल्ड असेट है, टोटल असेट्स के बेसिस पर आप जो होगा इससे देखेंगे। अब सीबीआईसी ने कुछ जो क्लैरिफिकेशन इशू करी है वो छोटे छोटे मुद्दों पर इशू करी है, जरा ध्यान से सुनना। अब वो ये कहते हैं जब कभी आईटीसी ट्रांसफर किया जाएगा और हम ये कहते हैं अनयूटिलाइज्ड आईटीसी ट्रांसफर होना है, तो हम किस दिन का अनयूटिलाइज्ड आईटीसी देखेंगे, किस दिन का अनयूटिलाइज्ड आईटीसी देखेंगे। और बड़ी सिंपल सी क्लैरिफिकेशन उन्होंने दी। उन्होंने बोला भाई साहब जो भी एंटिटी आईटीसी ट्रांसफर करना चाहती है वो डिक्लेरेशन फाइल करेगी। डिक्लेरेशन फाइल हो रही है आईटीसी ट्रांसफर के लिए, तो डिक्लेरेशन वाले दिन चेक कर लेना है कि कितना अनयूटिलाइज्ड आईटीसी है। डिक्लेरेशन वाले दिन चेक कर लेना है कितना अनयूटिलाइज्ड आईटीसी है। ध्यान दीजिएगा, डीमर्जर जिस दिन हुआ उस दिन नहीं चेक करना। आप डीमर्जर वाले दिन थोड़ी ना ट्रांसफर कर रहे हो। डीमर्जर आज हो गया, ट्रांसफर आप कर रहे हो लेट्स सपोज 20 दिन बाद, तो 20 दिन बाद डिक्लेरेशन फाइल कर रहे हो तो उस दिन चेक करो ना कि कितना अनयूटिलाइज्ड आईटीसी पड़ा हुआ है। पहली क्लैरिफिकेशन। रूल 41 सिंपली ये कहता था आपको ट्रांसफर करना है डिक्लेरेशन फाइल करो। अब सीबीआईसी ने बोला ऑब्वियस सी बात है ट्रांसफर के लिए डिक्लेरेशन फाइल हो रही है तो डिक्लेरेशन फाइल करने वाले दिन चेक किया जाएगा कितना अनयूटिलाइज्ड है। वो बड़ा लॉजिकल सी बात है, ये एक क्लैरिफिकेशन है। फिर उसके बाद उन्होंने अगली बात बोली, अब आपने इस अनयूटिलाइज्ड आईटीसी के लिए वैल्यू ऑफ असेट्स की रेशो यूज करनी है। अब उन्होंने बोला असेट्स की जिस रेशो को आप यूज करेंगे ये रेशो आप किस दिन के हिसाब से निकालेंगे। और यहां बेटा एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन उन्होंने इशू करी है। उन्होंने बोला है assets valuation shall be considered as on the appointed date of demerger, as on the appointed date of demerger। बेटा एज पर कंपनीज एक्ट कभी भी डीमर्जर अगर किया जाता है तो डीमर्जर की एक अपॉइंटेड डेट रहती है, और वो कह रहे हैं जी जो भी अपॉइंटेड डेट डीमर्जर की रही है आपको उस दिन असेट्स का वैल्यूएशन जो है वो कंसीडर करना है। अब सुनिएगा ये बेसिकली यहाँ क्या कहना चाहते हैं। बेटा मान लीजिए ए लिमिटेड ने डीमर्ज एंटिटी के पास कोई मशीनरी ट्रांसफ़र करी है। अब ये जो मशीनरी ट्रांसफ़र करी है अगर इस मशीनरी की वैल्यू मैं डीमर्जर की अपॉइंटेड डेट को चेक करता हूँ तो ओपन मार्केट में इसकी वैल्यू कुछ और है, लेकिन इसी मशीनरी की वैल्यू अगर मैं थोड़े दिनों बाद चेक करता हूँ तो फिर
इसकी ओपन मार्केट में वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, तो अब वो क्या कहना चाह रहे हैं, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपको पकड़ के क्या समझाना चाह रहे हैं। डीमर्जर की अपॉइंटेड डेट मान लीजिए 10 जुलाई है, 10 जुलाई को डीमर्जर की अपॉइंटेड डेट है। अब डीमर्जर हुआ और आप आईटीसी ट्रांसफर करने के लिए लेट्स सपोज 12 अगस्त को लेट्स सपोज ये डिक्लेरेशन फाइल कर रहे हैं। तो वो सीबीआईसी जो समझाना चाह रहा है वो ये कहना चाह रहा है आप क्रेडिट ट्रांसफर के लिए डिक्लेरेशन फाइल कर रहे हैं अनयूटिलाइज क्रेडिट के लिए। तो अगर आप 12 अगस्त को डिक्लेरेशन फाइल कर रहे हैं तो 12 अगस्त को चेक करना कितना अनयूटिलाइज्ड है, क्योंकि उतना ही तो आप ट्रांसफर कर पाओगे। लेकिन इस क्रेडिट के लिए जो आप रेशो यूज करेंगे वैल्यू ऑफ असेट्स, वो वैल्यू ऑफ असेट्स की रेशो 12 अगस्त की नहीं देखेंगे। डीमर्जर की अपॉइंटेड डेट पर क्या वैल्यू ऑफ असेट्स थी, आप उसको यूज करके जो होगा वो ये अपना फार्मूला जो होगा वो अप्लाई करेंगे। दोबारा बोलता हूं, 10 जुलाई डीमर्जर की अपॉइंटेड डेट है, आपने 12 अगस्त को डिक्लेरेशन फाइल करने का मन बनाया है। अच्छा, रूल 41 में आपने ध्यान दिया हो तो बेटा उन्होंने आपको ये डिक्लेरेशन फाइल करने के लिए एज सच कोई टाइम लिमिट नहीं दी कि डीमर्जर हो गया इमीडिएटली डिक्लेरेशन दो। देयर इज नो टाइम लिमिट अंडर रूल 41। वो तो सिंपली क्या कहते हैं, ट्रांसफर करने का मूड है तो आप अपना डिक्लेरेशन दे दो, तो देयर इज नो टाइम लिमिट। तो आपने 12 अगस्त को मैं कह रहा हूं कि डिक्लेरेशन फाइल करने का मूड बनाया, तो लो बड़ा सिंपल है, 12 अगस्त को क्रेडिट ट्रांसफर करना चाहते हो तो 12 को क्रेडिट देखो कितना अनयूटिलाइज पड़ा हुआ है और वो अनयूटिलाइज क्रेडिट ट्रांसफर होगा। लेकिन रेशो है वैल्यू ऑफ असेट्स, तो वैल्यू ऑफ असेट जो यूज करनी है वो डीमर्जर के डेट की जो है वो यूज करनी है। 12 अगस्त के डेट की वैल्यूएशन मत कंसीडर करना, डीमर्जर की डेट 10 जुलाई हो गई, इस दिन से डीमर्जर इफेक्टिव हुआ है तो इस दिन कितनी वैल्यू की असेट ट्रांसफर हुई है इसको यूज करना। दैट्स द सिंपल क्लैरिफिकेशन। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। चलो अब मान लीजिए इस दिन मैंने ये जो रेशो निकाली ये 70% है। ठीक है, अब अगली सुनो और क्लैरिफिकेशन सुनो, अभी तो अच्छी अच्छी क्लैरिफिकेशन है इसमें। अब वो ये बोलते हैं अब अगर उस फार्मूले के हिसाब से ये जो वैल्यू ऑफ असेट्स अपॉइंटेड डेट ऑफ डीमर्जर वाली है अगर ये 70% है तो आपको 12 अगस्त को जो भी अनयूटिलाइज क्रेडिट है वो 70% की रेशो में जो होगा वो आप ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ अगला एक बहुत बड़ा पॉइंट उन्होंने बताया। अब उन्होंने बोला मान लीजिए ए लिमिटेड ने अब देखा डिक्लेरेशन फाइल करते टाइम कि इसके पास अनयूटिलाइज क्रेडिट कितना है, तो इसने जब अपना ई क्रेडिट लेजर खोला तो इसे दिखाई दिया सीजीएसटी का क्रेडिट 10 लाख पड़ा हुआ है, एसजीएसटी का क्रेडिट 10 लाख पड़ा हुआ है, आईजीएसटी का क्रेडिट 30 लाख पड़ा हुआ है, टोटल पड़ा हुआ है 50 लाख। अब ये रेशो के हिसाब से 70% ट्रांसफर कर सकता है। तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया 70% ट्रांसफर करने का क्या मतलब है, मुझे इंडिविजुअली सीजीएसटी का 70%, एसजीएसटी का 70% और आईजीएसटी का 70%, क्या मुझे इंडिविजुअल टैक्स वाइज 70% ट्रांसफर करना होगा या 50 लाख का 70% में 35 लाख ट्रांसफर कर सकता हूं और उसमें मेरी मर्जी है मैं आईजीएसटी पूरा 30 कर दूं, एसजीएसटी का 5 लाख कर दूं। क्वेश्चन समझ आया? 70% कर सकता हूं। अब वो 70% और रिस्पेक्टिव सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी का रिस्पेक्टिव 70% ऐसे होगा या 70 करना है तो 35 लैक्स 50 लैक्स का, और इस 35 लैक्स में अब जो मेरा मन हो आईजीएसटी 30 कर देता हूं, एसजीएसटी 2 कर देता हूँ, सीजीएसटी 3 कर देता हूँ। तो बेटा सीबीआईसी ने इसमें एक बात बोली, रूल 41 ने ये लिखा हुआ है क्रेडिट कैन बी ट्रांसफर्ड। उसने कहीं पर ये नहीं बताया कि हेड वाइज ट्रांसफ़र करना है, और क्योंकि रूल ने कहीं नहीं बताया हेड वाइज ट्रांसफ़र करना है तो सीबीआईसी ने ये क्लैरिफिकेशन दी है आप इसको किसी भी प्रकार से जैसा आप पसंद करें आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये बेटा एक बहुत स्पेशल पॉइंट है। मैं आपको बताऊं, आप मेरे साथ बाकी जब कभी जीएसटी पढ़ेंगे आप सब जगह देखेंगे, सब जगह लिखा हुआ है हेड वाइज देखते हैं, लेकिन ये एक रूल ऐसा है जिसमें ये नहीं लिखा हुआ, और सीबीआईसी ने ये ना लिखा होने पर ये नहीं बोला कि हेड वाइज ही करना है। उन्होंने अपना ओपिनियन ये दिया है कि आप इसे टोटल के ऊपर अप्लाई करेंगे और
35 लाख ट्रांसफर होना है। अब आपकी मर्जी है कि आप कैसे ही कर लें। तो ये देखिएगा, मैंने सामने कनेक्टिविटी में बताया कि आपको जो ट्रांसफर करना है वो 50 लाख का 75% करना है, 30 लाख, ये 35 लाख, और पूरी फ्रीडम है। आप इस 35 लाख में जितना मर्जी CGST, SGST और IGST इन फिगर में से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो एज एन एग्जांपल मान लो मैं लिख देता हूँ, मैं 30 लाख पूरा का पूरा IGST ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, CGST 3 लाख करना चाहता हूँ और 2 लाख SGST करना चाहता हूँ। तो दिस इज़ परमिसिबल एज पर द CBIC सर्कुलर। अच्छा पॉइंट है बेटा, आप समझ रहे हो तो। और मैं आपको बताता हूँ, हो सकता है A लिमिटेड के ई क्रेडिट लेजर में GST सेस भी हो। GST सेस के भी बेटा क्रेडिट मिलते हैं। अगर GST सेस भी होगा तो GST सेस भी आपका जो होगा ऐसे ही जो होगा ट्रांसफर जो होगा वो किया जा सकता है। ठीक है जी। तो ये सारे मैंने चार्ट फॉर्म में आपको बता दिए हैं, इसको जो होगा वो आप पढ़ लीजिएगा। अगले पॉइंट पर आओ, पेज नंबर 271 पर एक और बड़ा क्वेश्चन आपको कराता हूं। एक और बड़ा क्वेश्चन इसी सर्कुलर में, एक और बड़ा इशू जो दिया गया, जो मुझे लगता है अगेन आपके पास एग्जाम में आ सकता है। सुनिए जी जरा ध्यान से। अब वो कहते हैं, मान लीजिए जो कंपनी है वो है A लिमिटेड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, और डीमर्जर से एक नई एंटिटी बन रही है B लिमिटेड। ठीक है, अब खास मजा आएगा आपको क्वेश्चन में। A लिमिटेड जो है वो दो स्टेट में काम करने वाली कंपनी थी, MP स्टेट में भी और UP स्टेट में भी। और आप सारे जानते हैं अगर ये 2 स्टेट में काम करती होगी तो इसने दोनों स्टेट में जो होगा वो सेपरेट GST रजिस्ट्रेशन ले रखा होगा। और क्योंकि इसने दोनों स्टेट में सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले रखा होगा तो इसके रिस्पेक्टिव सेपरेट ई क्रेडिट लेजर भी होंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। अब A लिमिटेड की एज अ होल अगर बात करूं तो A लिमिटेड के पास 100 करोड़ की असेट्स हैं, जिसमें से MP स्टेट में इसकी असेट्स है 60 करोड़ और UP स्टेट में जो इसका एस्टेब्लिशमेंट है वहां की असेट की वैल्यू है 40 करोड़। अब जो हमने डीमर्ज एंटिटी फॉर्म करी है उसमें हमने क्या किया, MP स्टेट के एस्टेब्लिशमेंट से उठा करके 30 करोड़ की असेट ट्रांसफर कर दी और UP स्टेट के एस्टेब्लिशमेंट से उठा करके हमने 10 करोड़ की असेट ट्रांसफर कर दी। तो कहने का मतलब हमने अपनी टोटल असेट्स जो कि 100 करोड़ की थी उसमें से 40 करोड़ की असेट्स जो है वो नई एंटिटी के पास ट्रांसफ़र कर दी। अब आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप समझ ही गए होंगे। अब ये जो नई एंटिटी है इसके पास ITC ट्रांसफ़र करना है, ITC ट्रांसफ़र करना है। मेरे को नहीं लगता बेटा इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए, मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ आप इंटेलिजेंट है, बता सकते हो। अब इसके पास जो ITC ट्रांसफ़र करना है, बड़ी ऑब्वियस सी बात बताओ, ITC किसी एक GST रजिस्ट्रेशन से ट्रांसफ़र करना है या दोनों से करना पड़ेगा? दोनों से करना पड़ेगा भाई साहब। MP स्टेट वाला एस्टेब्लिशमेंट वो क्योंकि सेपरेटली रजिस्टर्ड है तो उसके यहाँ से सेपरेटली ITC ट्रांसफर होगा। इसको उस ITC ट्रांसफर के लिए सेक्शन 18(3) रेड विद रूल 41 अलग से फॉलो करना पड़ेगा और UP स्टेट वाले को जो होगा उसको सेक्शन 18(3) प्लस रूल 41 इंडिपेंडेंटली जो होगा वो फॉलो करना पड़ेगा। दे आर बोथ सेपरेटली रजिस्टर्ड पर्सन, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, तो इन दोनों को अपने अपने लेजर से क्रेडिट ट्रांसफर करने के लिए सेपरेट प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। बेटा इस MP स्टेट से भी आपको डिक्लेरेशन ITC 02 फाइल करनी पड़ेगी और आपको इधर से भी सेपरेट डिक्लेरेशन ये GST ITC 02 जो होगी वो अलग से फाइल करनी पड़ेगी। और आप अपने अपने अनयूटिलाइज क्रेडिट को ट्रांसफ़र करेंगे। MP स्टेट का अनयूटिलाइज क्रेडिट 20 लाख है तो ये ट्रांसफ़र करेगा न्यू एंटिटी को। और ऑब्वियस सी बात है ये किस रेशो में ट्रांसफ़र करेगा, तो प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, ये अपना अनयूटिलाइज क्रेडिट ट्रांसफ़र कर रहा है तो ये अपनी असेट्स की रेशो को यूज़ करेगा। टोटल वैल्यू ऑफ द असेट्स क्या है, उसमें से कितनी ट्रांसफ़र हुई है 40%, उससे कोई लेना देना नहीं है।
क्योंकि आप सेपरेटली ट्रांसफर कर रहे हो तो आपके रजिस्ट्रेशन से कितनी असेट ट्रांसफर हुई है, 60 में से 30 ट्रांसफर हुई है, मतलब 50% ट्रांसफर हुई है, तो आप अपना 50% आईटीसी उधर ट्रांसफर कर देना। यूपी स्टेट, तुम्हारे रजिस्ट्रेशन पर 40 करोड़ की असेट थी, कितनी ट्रांसफर हुई है, 10 करोड़ की, मतलब 25% ट्रांसफर हुई है, तो तुम अपने अनयूटिलाइज क्रेडिट का 25% जो होगा वो ट्रांसफर कर देना। सीबीआईसी ने क्लैरिफिकेशन में ये बोला हुआ है। और वो ये बोलते हैं, मान लीजिए जो डीमर्ज एंटिटी बनी होती, अगर थोड़ी देर के लिए आप ऐसे मान लो कि उसमें से सिर्फ एमपी स्टेट से असेट गई होती, यूपी स्टेट से एक भी असेट नहीं गई होती, अगर उसमें सिर्फ जो है वो एमपी स्टेट से असेट गई होती, यूपी स्टेट से एक भी असेट नहीं गई होती, तो वो कह रहे हैं जी कोई बात नहीं, फिर यूपी स्टेट को ये ट्रांसफ़र प्रोसीजर वगैरह कुछ भी फॉलो नहीं करने पड़ते, क्योंकि जब उनके यहाँ से कोई असेट ही नहीं गई है तो उनके यहाँ से कोई क्रेडिट का ट्रांसफ़र भी नहीं होगा। सिर्फ एमपी स्टेट से असेट ट्रांसफ़र हुई है तो वहाँ क्रेडिट का प्रोसीजर होगा ट्रांसफ़र का, तो सिर्फ वही जीएसटी आईटीसी 02 फॉलो करेगा। आई होप माई पॉइंट इज़ वेल रिसीव्ड बाय ईच ऑफ यू पीपल। एम आई क्लियर टू एवरीबडी? ठीक है, तो ये बेटा सीबीआईसी ने ये सारे पॉइंट जो हैं वो नीचे इश्यूज क्लैरिफिकेशंस के तौर पर दे रखे हैं। ये सब मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में चार्ट बेस एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो ये अब आप होमवर्क के तौर पर एक बार जो होगा रीडिंग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसमें से सिर्फ एक पॉइंट मैं आपको और यूज़ करना चाहूँगा, बी पॉइंट सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन। बाकी तो सारे मैंने चार्ट में कवर कर दिए हैं, बस बी पॉइंट और सुन लो। द प्रोविजो टू रूल 41 का प्रोविजो that explicitly mention demerger, other form of business reorganization where part of business is hived off or business is transferred as a going concern extra have not been covered in the said rule। क्या कहना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी रूल 41 अगर आप देखते हो तो रूल 41(1) का ये जो प्रोविज़ो है, इस प्रोविज़ो ने लिखा इन केस ऑफ डीमर्जर आईटीसी असेट्स की रेशो में ट्रांसफर किया जाएगा। अब सीबीआईसी के पास एक क्वेश्चन पूछा गया कि ये जो प्रोविजो है ये कहता है डीमर्जर के केस में आईटीसी जो होगा वो इस तरीके से ट्रांसफर होगा। वो ये कहते हैं मान लीजिए कोई सोल प्रोप्राइटर है, तो सोल प्रोप्राइटर है, वो ये कह रहे हैं जी सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस है, कंपनी नहीं है, कंपनी के केस में जनरली हम डीमर्जर बोलते हैं। अब सोल प्रोप्राइटर ने अगर अपने बिजनेस का एक हिस्सा हाइड ऑफ करके किसी को दिया है एज अ गोइंग कंसर्न, ठीक है ना, उसके दो इंडिपेंडेंट बिजनेस थे, एक बिजनेस यूनिट उसने एज सच जो है गोइंग कंसर्न किसी को ट्रांसफर कर दी, बी को। अब बेटा यहां पार्ट ऑफ द बिजनेस ट्रांसफर हुआ है, अब ए रजिस्टर्ड था, रजिस्टर्ड ही रहेगा, बी जिसने ये नया बिजनेस एक्वायर किया एज अ गोइंग कंसर्न वो इस बिजनेस के रिस्पेक्ट में अपने आप को रजिस्टर्ड करा लेगा। अब ए बी को जब क्रेडिट ट्रांसफर करेगा तो ए बेटा इस केस में भी क्या उसे पार्ट ऑफ द आईटीसी ही ट्रांसफर करेगा? मेरे ख्याल से ऑब्वियस आंसर इज यस। अब ए कैसे उसको ट्रांसफर करेगा? असेट्स की रेशो में ही करना चाहिए, यस, लेकिन डाउट क्या आ रहा था, प्रोविजो सिर्फ वर्ड क्या लिख रहा था, डीमर्जर। डीमर्जर इज अ वर्ड जनरली एसोसिएटेड यूज विद द केस ऑफ द कंपनी। ए ने अगर पार्ट ऑफ द बिजनेस किसी को सेल किया है तो अब ए पूछ रहा था क्या मेरे ऊपर ये प्रोविजो नहीं लगेगा या मैं भी इस प्रोविजो के हिसाब से असेट्स की वैल्यू की रेशो में ही अपना क्रेडिट जो होगा वो ट्रांसफर करूंगा। तो बेटा सीबीआईसी ने क्लैरिफिकेशन में ये बोला है वर्ड यहां भले ही डीमर्जर यूज है पर इंटेंट ऐसी नहीं है, ऐसे सिमिलर केसेस जो भी होंगे उन सब में यही प्रोविजो एप्लीकेबल रहेगा। पढ़ लेता हूं बेटा फटाफट से। पूछ रहा है कि व्हेनेवर बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन रिजल्ट्स इन पार्शियल ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स अलोंग विद द लायबिलिटीज वेदर द प्रोविजो शैल बी एप्लीकेबल। क्या ये सिर्फ डीमर्जर लिखा है तो डीमर्जर में ही लगेगा या अदर केसेस में भी चलेगा? तो सीबीआईसी की क्लैरिफिकेशन है यस। The formula for apportionment of ITC as prescribed under proviso shall be applicable for all forms of business reorganization that results in partial transfer of business assets along with the liabilities.
आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। तो ये सर्कुलर अच्छे से पढ़ लेना, इस अटेम्प्ट में पक्का इसके ऊपर से बेटा जो है वो क्वेश्चन आ जाएगा। अच्छा, लास्ट टाइम मुझे कुछ बच्चों ने 18.3 के ऊपर क्वेश्चन पूछे थे, कुछ क्वेश्चन जो अच्छे क्वेश्चन है, एग्जामिनर वैसे इतनी डीप में पूछेगा नहीं, बट बच्चों ने मुझसे पूछे थे, तो मैं आपको बस 2 मिनट और लगा रहा हूँ और वो क्वेश्चन बोल रहा हूँ। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, सर इसमें ये लीज वर्ड जो आ रहा है, इस लीज वर्ड का क्या मतलब है, लीज वर्ड जो आ रहा है इसका क्या मतलब है। तो बेटा कई बार क्या होता है, एक कंपनी अपना बिजनेस पूरा बेचना चाहती है, लेकिन वो जो बिल्डिंग है ना, वो बिल्डिंग नहीं बेचना चाहती। मान लीजिए ए लिमिटेड है, एक फैक्ट्री चला रही है, अब वो जो बिजनेस कर रही है ना गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का, वो बिजनेस पूरा बेचना चाहती है, लेकिन वो फैक्ट्री रिटेन करना चाहती है। अब ऐसे केसेस में क्या होता है, आप कस्टमर को बोलते हैं बिजनेस पूरा आप ले लो, लेकिन मैं फैक्ट्री नहीं बेचूंगा, हाँ फैक्ट्री आपको लीज पर दे दूंगा, आप इसी फैक्ट्री में जो है वो लीज पर काम करते रहो। तो आप प्लीज ध्यान में रखिएगा, मैंने फैक्ट्री नहीं बेची, बट क्या बिजनेस ऑपरेशन एज सच पूरे बेच दिए, यस, और उस फैक्ट्री के लिए एक रेंटल एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू कर लिया, जिसका मैं रेंट लेने लग गया। तो अब यहां पर भी क्या चेंज इन लीगल कॉन्स्टिट्यूशन तो हुआ है, यस, क्योंकि ये फैक्ट्री जो अब तक मेरे नाम से रजिस्टर्ड थी, अब मैं अपना रजिस्ट्रेशन सरेंडर कर दूंगा, आपके साथ लीज एग्रीमेंट कर लूंगा, और आप इस लीज एग्रीमेंट के बेस पर अब इस फैक्ट्री को अपने नाम से रजिस्टर्ड करा करके ऑपरेट करेंगे। तो देयर इज चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ लीज। आपको सेक्शन 18.3 का प्रोसीजर जो होगा वो एप्लीकेबल हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर।